स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में लास्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज लिंकेज ग्रुप एंड कायज़मा फ्रीक्वेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिंकेज ग्रुप का। टॉपिक तो आपकी एंड एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो ध्यान से देखना। लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं तो और क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो किसी भी स्पीशीज के अंदर लिंकेज ग्रुप का जो नंबर होता है ना बेटा, वो कैसे निकाला जाता है? एट कॉरस्पॉन्ड टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चाहे आपका इंडिविजुअल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, लिंकेज ग्रुप निकालने के लिए हम उस इंडिविजुअल के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट करते हैं। तो इट कॉरस्पॉन्ड टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि किसी भी लिंकेज ग्रुप को बनाया जाता है, linkage group is formed by all the genes in a particular chromosome. all the genes in a particular chromosome। ठीक है, लिंकेज ग्रुप किससे बनता है? एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं? एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। अब आपको पता है, अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होगा, ठीक है। और आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जीन भी सेम होते हैं और उनका लॉकस भी क्या होता है? सेम होता है। तो जो लिंकेज ग्रुप इस वाले क्रोमोसोम ने बनाया, वैसे ही जीन किसके ऊपर लोकेटेड है? इसके ऊपर लोकेटेड है। तो वो काउंट क्या होगा? एक ही काउंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लिंकेज ग्रुप, अगर आपका इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो भी उसका हम लिंकेज ग्रुप कैसे निकालेंगे? उसके हैप्लॉयड कंटेंट से निकालेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर सेम लिंकेज ग्रुप होगा। अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड होगा तो भी सेम ही लिंकेज ग्रुप होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना ज़्यादा क्रोमोसोम छोटा होगा, स्मॉलर क्रोमोसोम्स होंगे तो उनका लिंकेज ग्रुप भी स्मॉलर होता है, स्मॉलर लिंकेज ग्रुप। और जितना क्रोमोसोम बड़ा होता है, लार्जर क्रोमोसोम होता है, दे हैव लार्जर लिंकेज ग्रुप। उनका लिंकेज ग्रुप क्या होता है? लार्जर होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किस इंडिविजुअल में कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ह्यूमन से। तो आपको पता है ह्यूमन डिप्लॉयड इंडिविजुअल है और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन डिप्लॉयड है तो आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जर्नली पूछ ले कि ह्यूमन में कितने लिंकेज ग्रुप है, तो हैप्लॉइड कंटेंट क्योंकि 23 है तो हम जर्नली बोल देते हैं 23 लिंकेज ग्रुप है। ये तो आपके लेवल की बात है, 12th लेवल की बात है। लेकिन अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेपरेटली पूछ ले कि फीमेल ह्यूमन में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं और मेल में कितने होते हैं, तो डिफरेंस क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। फीमेल में तो 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब इस एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वही किस पे है? इस एक्स क्रोमोसोम पे। तो ये तो क्या काउंट होगा? एक ही लिंकेज ग्रुप काउंट होगा। और जितने 22 ऑटोसोमल पेयर हैं तो उसमें हर पेयर के लिए एक लिंकेज ग्रुप काउंट होगा। तो टोटल कितनी हो जाएंगे? 22 यहाँ से और एक ही हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 23। लेकिन अगर ह्यूमन में मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है बेटा? 22 पेयर ऑफ ऑटोसोमल पेयर, 22 ऑटोसोमल पेयर होते हैं, 44 क्रोमोसोम तो। और एक सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम होता है एक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई क्रोमोसोम। अब क्योंकि एक्स के ऊपर जो जीन है वो वाई पे नहीं है, दोनों पे डिफरेंट टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब अलग अलग जीन होंगे। अलग अलग जीन होंगे तो एक्स क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप बनाएगा और वाई क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप बनाएगा। और ऑटोसोमल पेयर कितने ग्रुप बनाएंगे? 22। तो टोटल कितने लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे मेल के केस में? 24। लेकिन इन जर्नल आपसे पूछ ले तो ह्यूमन कितने लिंकेज ग्रुप बनाता है? 23 बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें ड्रोसोफिला की,
तो ड्रोसोफिला का 2n कंटेंट होता है 8, इसलिए हैप्लॉइड कंटेंट हो जाएगा 4। तो लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है मेज का। ये 2 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए कम से कम। मेज का डिप्लॉयड कंटेंट है 20, तो हैप्लॉइड हो गया 10, और लिंकेज ग्रुप किसके बराबर होता है? हैप्लॉइड कंटेंट के, तो कितना हो जाएगा? 10। पी प्लेंट की बात करें जिसपे मेंडल ने काम किया है, इसका डिप्लॉयड कंटेंट होता है 14, तो हैप्लॉइड हो गया 7, तो लिंकेज ग्रुप कितने हैं? 7। ऐसे ही अगर हम बात करें न्यूरोस्पोरा, बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज होता है जो फंगाई आपका, इसका हैप्लॉइड कंटेंट होता है 7 क्रोमोसोम का, तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 7 बनाएगा। म्यूकर एंड राइजोपस, ये भी आपने पढ़े। तो म्यूकर जो होता है इसका हैप्लॉइड कंटेंट होता है 2, तो इसके अंदर लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 2 होंगे। बार्ले की अगर हम बात करें तो बार्ले में डिप्लॉयड कंटेंट होता है 14, इसलिए हैप्लॉइड कंटेंट कितना हो जाएगा बेटा? 7, और लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे? 7। माउस की अगर हम बात करें तो माउस का डिप्लॉयड कंटेंट होता है 42, हैप्लॉइड हो गया 21, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे बेटा? 21। ठीक है, तो लिंकेज ग्रुप निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल का हैप्लॉइड कंटेंट चाहिए, चाहे आपका इंडिविजुअल हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड है। तो ये तो था टॉपिक आपका लिंकेज ग्रुप का। अब इसी में हम आगे आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ ताकि हम दोबारा से रिमाइंड कर लें उसको। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने बताया था हमेशा सिमिलर जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन एलील्स क्या करते हैं? डिफर करते हैं। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है, दैट मीन्स उसका जीन इसमें और इसका जीन उसमें। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था सिंगल क्रॉसओवर। वैसे तो कई केसेस में जब जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है बेटा, तो डबल क्रॉसओवर भी हो जाती हैं, मतलब 2 पॉइंट पे काइस्मा बनता है, लेकिन उसके चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं, और वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। हमारे सिलेबस में वैसे काइस्मा फॉर्मेशन भी नहीं है एकेडमिक में तो, लेकिन ये कई बार सेकंड टर्म में या प्री बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन डाल देते हैं, तो आपको ज़रूर इसको करना पड़ेगा बोर्ड के हिसाब से। तो ध्यान से देखो, ये मैंने एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर दिखाया है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी को रिकैप करा रही हूँ। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में तो जीन क्या होंगे? सेम होंगे। मान लो इस क्रोमोसोम के यहाँ पे है ए जीन, यहाँ है बी, तो आपको पता है सिस्टर क्रोमेटिड पे तो एलील भी सेम होता है। सेम यहाँ पे ए स्मॉल बी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? स्मॉल बी। अब हम दिखा रहे हैं कि इनके बीच में सिंगल क्रॉसओवर हो रहा है, एक ही पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं काइस्मा। तो दैट मीन्स इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हम कितना काइस्मा दिखा रहे हैं? 1 काइस्मा दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, कितना काइस्मा दिखा रहे हैं? 1 काइस्मा दिखा रहे हैं। इसको ध्यान से समझना, नहीं तो आगे वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल है वैसे तो। देखो, एक पॉइंट पे हमने क्रॉसिंग ओवर दिखाई, दैट मीन्स सिंगल काइस्मा बना। तो फिर जब इसने मियोसिस कंप्लीट कर लिया और गैमीट बना दिए, तो प्रोडक्ट क्या बनी? आपको पता है मियोसिस फर्स्ट होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो गया। बेटा सबसे पहले तो जो मियोसिस फर्स्ट का इंटरफेज आता है उसमें आपको पता है क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है? मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज आती है पैकेटीन स्टेज। ध्यान देना, कौन से स्टेज में क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। +1 में आप लोग पढ़ के आए हो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेज है। तो पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, ये तो प्रोफेज फर्स्ट में होता है। फिर एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, और एनाफेज सेकंड में क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन हो जाता है। तो आफ्टर मियोसिस हमने क्या देखा? हर गैमीट में
आपका एक एक क्रोमेटिड होगा। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया है, तो इसके आगे का सेगमेंट तो किसके पास चला गया, इसके पास, और इसका आगे का सेगमेंट किसके पास आ गया, इसके पास। क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं होता है, क्योंकि उनके पास तो एलील भी क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी आ गया, और यहाँ स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। फिर जब मियोसिस सेकंड हुआ तो एक क्रोमेटिड भी सेपरेट हो गई। तो हमारे पास 4 टाइप के प्रोडक्ट आए। एक तो जिसके पास कैपिटल ए कैपिटल बी जीन है, दूसरा जिसके पास कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी होने की बजाय स्मॉल बी आ गया है, तीसरा जिसमें स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आने की बजाय कैपिटल बी आ गया है, और चौथा जिसमें स्मॉल ए के साथ क्या है, स्मॉल बी। तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो 2 प्रोडक्ट हैं ये तो कैसे हैं, पेरेंटल, और ये वाले प्रोडक्ट कैसे हैं, क्रॉसओवर प्रोडक्ट, या इनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। क्योंकि नया कॉम्बिनेशन है, कैसे नया कॉम्बिनेशन है, यहाँ तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आ रहा था और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ रहा था, लेकिन यहाँ कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ रहा है और यहाँ स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ रहा है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जनरलाइजेशन समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे काइज्मा कितना बना, 1 बना। एक काइज्मा से कितने प्रोडक्ट बने, 4 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बने, 4। और इन 4 प्रोडक्ट में से 2 कैसे हैं, पेरेंटल, और 2 कैसे हैं, क्रॉसओवर प्रोडक्ट। दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट है। ये से ध्यान रखना, जितना काइज्मा बनता है, सिंगल क्रॉसओवर जितना होता है, जितने काइज्मा बनते हैं, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, तो जब वो सेग्रीगेट होंगे तो एक सेल, क्योंकि टेट्राड है हमारे पास, टेट्राड कैसे, 4 क्रोमेटिड हमारे पास हैं, तो इनका सेग्रीगेशन जब होता है तो 4 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, 4 टाइम्स प्रोडक्ट, और उनमें से रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, डबल, मतलब काइज्मा के तो डबल, और प्रोडक्ट का हाफ। किसका हाफ, प्रोडक्ट का हाफ। अब इसी चीज़ को हम अब आगे लेके चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, ठीक है। हमने क्या स्टडी किया कि एक काइज्मा अगर बनता है तो एक काइज्मा 4 प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इन 4 प्रोडक्ट में से हमने क्या बताया, 2 तो कैसे हैं, क्रॉसओवर प्रोडक्ट है, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं क्रॉसओवर प्रोडक्ट, या फिर हम इनको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। और 2 क्या है आपके, नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट, दैट मीन्स पेरेंटल। दैट मीन्स कैसे हैं बेटा, पेरेंटल। अब देखो, नंबर ऑफ क्रॉसओवर प्रोडक्ट कैसे निकालें। अगर आपको दिया हो काइज्मा आकर कितना होता है, अगर 1 काइज्मा होता है तो नंबर ऑफ क्रॉसओवर प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ टोटल प्रोडक्ट, ऐसे ही निकाला। अब टोटल प्रोडक्ट हमने कैसे निकाले, जितना काइज्मा बन रहा है उसका 4 टाइम्स कर दें, दैट मीन्स हाफ ऑफ 4। हाफ ऑफ 4 कितना हो गया, 2। क्रॉसओवर प्रोडक्ट कितने हैं, 2 आपके आए हैं, ठीक है। या फिर हम निकालते हैं काइज्मा फ्रीक्वेंसी से। मान लो हमारे पास 10% काइज्मा बन रहा है, कितना परसेंट काइज्मा बन रहा है बेटा, 10% काइज्मा बन रहा है, तो हमारे पास क्रॉसओवर प्रोडक्ट कितने मिलेंगे। एक चीज ध्यान से सुनना, इसकी पहले मैं डिटेल बताऊंगी फिर शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगी। तो देखो, अगर मैंने कहा कि हमारे पास 10% काइज्मा बन रहा है, या मैं बोल दूं 10% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 जीन्स, 10% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स। अब तुम इसको समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जितने हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है उनमें से 10% में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यही बात हम बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, 90% में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रहा।
अब 90% में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ कैसी प्रोजेनी बनाएगा, पेरेंटल प्रोडक्ट बनाएगा सारे के सारे। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था जितने होमोलोगस पेयर होते हैं उससे 4 गुना क्या बनते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट बनते हैं। अब 90% का मतलब तो क्या है, 100 में से 90 कैसे हैं जो पेरेंटल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो पेरेंटल प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, 90 × 4, दैट मीन्स 360। ये तो है ही पेरेंटल, लेकिन 10% में काइज़मा बन रहा है। अब मैंने क्या कहा था, जितने में काइज़मा बनता है उसका 4 गुना प्रोडक्ट हो गए। तो टोटल प्रोडक्ट तो कितने बने, टोटल प्रोडक्ट कितने बने, जितने काइज़मा बन रहे हैं उतने टेट्राड है, दैट मीन्स उसका 4 टाइम। टोटल प्रोडक्ट है हमारे पास 40। अब जब काइज़मा बनता है तो हमने क्या कहा था, 50% पेरेंटल बनेंगे और 50% क्या, रिकॉम्बिनेंट। तो दैट मीन्स 40 में से 20 तो क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, और 20 क्या आएंगे, रिकॉम्बिनेंट। देखो हमने यहीं पे यही बताया था, अगर 1 काइज़मा बन रहा है तो वो 4 प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे कितना काइज़मा बता रहे हैं हम, 10 काइज़मा, 100 में से 10, तो प्रोडक्ट कितना, 40। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, 4 प्रोडक्ट में से 2 क्रॉसओवर प्रोडक्ट और 2 नॉन क्रॉसओवर। तो 40 में से 20 क्रॉसओवर प्रोडक्ट, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट, और 20 क्या आएंगे, पेरेंटल। अब रिकॉम्बिनेंट हमारे पास सिर्फ कितने आए, 20, और पेरेंटल हमारे पास कितने होंगे बेटा, 380। कितने हो गए, 380। और टोटल प्रोजेनी हमारे पास कितनी है, 100 हम काइज़मा मान के चले थे, तो टोटल प्रोजेनी कितनी होगी, 400। तो RF वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, RF वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 20, डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना है 400, मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट मीन्स इसकी RF वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5%। RF वैल्यू 5% कब आई, जब काइज़मा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10%। कितनी है, 10%। इसका मतलब अगर काइज़मा फ्रीक्वेंसी से और RF वैल्यू के बीच में हमें रिलेशन बनाना हो तो हम क्या रिलेशन बनाएंगे, कि जब हमारा RF 5% है तो काइज़मा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10%। इसका मतलब काइज़मा फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 × RF। ठीक है, या हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ काइज़मा फ्रीक्वेंसी। कैसे, यहाँ पर हमने देखा काइज़मा कितना बन रहा है, 10, तो RF वैल्यू कितनी आई, 5, तो इसका हाफ सीधा भी निकाल सकते थे या फिर हम ये कैलकुलेशन कर लें। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं। वो तो हमने कंक्लूजन निकालिया कि 10% काइज़मा है तो आपके क्रॉसओवर प्रोडक्ट कितने बनेंगे, उसके 50%, दैट मीन्स हाफ हो जाएंगे। और जितना क्रॉसओवर प्रोडक्ट बनेंगे उतनी ही क्या होगी, RF वैल्यू, क्योंकि क्रॉसओवर प्रोडक्ट किसको कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट को। और अगर रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू परसेंट में हो तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, RF वैल्यू कहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अब हमने कैलकुलेट किया, अब हम सीधा बता रहे हैं। सीधा निकालने का फॉर्मूला क्या है, या तो आपको दिया हुआ होगा काइज़मा परसेंट, काइज़मा परसेंट को हम काइज़मा फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कि इसके अक्रेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, पूछेंगे क्या, या तो क्रॉसओवर प्रोडक्ट की परसेंटेज पूछेंगे या फिर RF वैल्यू पूछेंगे। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, क्रॉसओवर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, हाफ ऑफ काइज़मा फ्रीक्वेंसी। काइज़मा फ्रीक्वेंसी का हम हाफ करते हैं। तो काइज़मा फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी दे रखी है, 10%, तो हाफ ऑफ काइज़मा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, दैट मीन्स 5%। इसका मतलब आपके रिकॉम्बिनेंट्स कितने आ रहे हैं, 5%। अब रिकॉम्बिनेंट 5% आ रहे हैं, इसका मतलब टोटल कितने हैं, 100 में से 5, तो करके देख लो क्या आ गया, 5। तो इसका मतलब RF वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्रॉसओवर प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी।
RF वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्रॉसओवर प्रोडक्ट के बराबर। अब क्रॉसओवर प्रोडक्ट क्या था, हाफ ऑफ काइज्मा फ्रीक्वेंसी। तो काइज्मा फ्रीक्वेंसी और RF वैल्यू में क्या रिलेशन हो जाएगा, RF तो हो गया क्रॉसओवर प्रोडक्ट के बराबर, या हम निकालेंगे कैसे, हाफ ऑफ काइज्मा फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। इसी से आप दो फॉर्मूला और निकाल लोगे। क्या, एक तो आप निकालोगे कि काइज्मा फ्रीक्वेंसी से RF निकालना हो, तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन RF से काइज्मा फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, हाफ था इधर तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 2 इंटू RF। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। RF मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्रॉसओवर प्रोडक्ट, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइज्मा फ्रीक्वेंसी। काइज्मा फ्रीक्वेंसी का हाफ होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हम कर लेते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इफ क्रॉसओवर बिटवीन जीन A and C loci occurs in 20% टेट्राड। 20% टेट्राड में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसका मतलब काइज्मा फ्रीक्वेंसी आपको क्या दे दी बेटा, 20% दे दी। पूछा क्या है, काइज्मा फ्रीक्वेंसी। तो काइज्मा फ्रीक्वेंसी तो आप सीधा निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 20%। कैसे, 20% टेट्राड बन रहे हैं, इसका मतलब 80% तो क्या है, 20% टेट्राड बन रहे हैं, तो 20% टेट्राड कितने प्रोडक्ट बनाएगा, 4 टाइम्स, दैट मीन्स 80। और 80 में से आधे पेरेंटल होंगे, आधे रिकॉम्बिनेंट। और नॉन क्रॉसओवर कितने बनेंगे, 80 नॉन क्रॉसओवर है तो कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, 322। तो पेरेंटल कितने आगे, 360, और रिकॉम्बिनेंट कितने आगे, 440, और टोटल कितना हो गया, 400। तो RF वैल्यू हमने निकाल दी 40/400 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ गया, 10%। अब हमसे पूछ ले काइज्मा फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आपको पता है काइज्मा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 इंटू RF, तो हम सीधा निकाल देंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसओवर गैमीट निकालो, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रिकॉम्बिनेंट डिवाइड टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, आप सीधा भी निकाल सकते थे या इस फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द RF बिटवीन द जीन वाइट आई कलर एंड मिनिएचर विंग इज 40%। अब देखो इस बार क्या दिया है, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी दिया है। ठीक है, और आपको पता है रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी से काइज्मा फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, RF इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइज्मा। और काइज्मा फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, काइज्मा फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू RF। ठीक है, तो आपकी RF दे दी 40%। अब आपको पता है रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी से हम डिस्टेंस बिटवीन जीन निकालते हैं, तो ड्रोसोफिला है तो जीन आपका क्या हो जाएगा बेटा, 40 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, क्योंकि जितनी RF होगी उतना ही सेंटीमॉर्गन उनके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस। दूसरा काइज्मा फ्रिक्वेंसी पूछ ली, तो आपको पता है RF है 40%, तो काइज्मा फ्रिक्वेंसी कैसे निकालोगे, RF मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 80 ना सॉरी RF इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइज्मा फ्रीक्वेंसी। तो काइज्मा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 इंटू RF। तो RF आपका है 40%, तो काइज्मा फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 80%। कितनी हो जाएगी बेटा, 80%। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है, नंबर ऑफ सेल्स कोड फॉर काइज्मा। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से काइज्मा से कितने प्रोडक्ट बने, तो आपको पता है जितने में आपकी काइज्मा फ्रीक्वेंसी आ रही है, काइज्मा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80। अब 80 में से 80 कितने प्रोडक्ट बनाएगा, 320, 4 टाइम्स में से आधे कैसे होंगे पेरेंटल और आधे कैसे होंगे रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट कितने आगे, 160, और जो रिकॉम्बिनेंट आए हैं वही किससे बने हैं बेटा, काइज्मा फॉर्मेशन की वजह से बने हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स स्कोर्ड फॉर काइज्मा कितना आ जाएगा आपका, 160। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
If chiasma is formed between loci of genes A and B in 30% of tetrad, इसका मतलब chiasma frequency दे दी आपको कि chiasma frequency कितनी है 30%। तो पूछा क्या है पेरेंटल टाइप गैमेट कितने बनेंगे, तो आप सीधा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है 30% में काइज़मा बन रहा है, सोच के देखो 30% में क्या बन रहा है काइज़मा, इसका मतलब 70% में काइज़मा की फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो 70% से पेरेंटल कितने बने 320। साथ में जिसमें काइज़मा बनता है उनके भी 50% प्रोडक्ट कैसे होते हैं पेरेंटल। तो 30% से कितना हो जाएगा बेटा, इसको ध्यान रखना, इसका आ जाएगा 280, सॉरी 280, ठीक है। और इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 120, 30 इंटू 4 कितना हो गया 120। अब 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60। तो 60 पेरेंटल और 60 कैसे आएंगे रिकॉम्बिनेंट। तो पेरेंटल कितने हो गए 280 प्लस में 60, दैट मीन्स 320, ठीक है। सेकंड रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट कितने आ गए 60 आ गए। गैमेट्स फॉर्मिंग क्रॉसओवर प्रोडक्ट, जो गैमेट्स क्रॉसओवर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये आपको पता है बेटा, देखो टोटल पेरेंटल कितने आए बेटा 320 नहीं 340, 280 प्लस 60 कितना आ जाएगा 340। तो पेरेंटल टाइप गैमेट कितने हो गए, परसेंटेज अगर हम निकालें तो टोटल पेरेंटल डिवाइड बाई टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट मीन्स 85%। और रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ गैमेट कितने आए, RF वैल्यू पूछ ली, तो टोटल रिकॉम्बिनेंट डिवाइड बाई टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ गया आपका 15%। कितना आ गया बेटा 15%। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।